सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के 4th वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। कौन कौन से डे हम इसमें कवर करेंगे 22, 23, 24, 25 और 26 मई को। और इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी क्वेश्चन का क्विज भी आप लगा लेना। क्विज अपलोड कर दी जाएगी आपके करे के एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि मई 2022 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो आंसर होगा दिल्ली। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, एक्चुअली में इसे 25 मार्च 2021 को दिल्ली सरकार शुरू करने वाली थी। क्या था इसमें, जैसा कि नाम से क्लियर है, घर घर जाकर के राशन को वितरित करना था। पर भारत के खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि इसमें मुख्यमंत्री शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। क्या कहा हाईकोर्ट ने कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार से जो अनाज मिल रहा है ना, वो इस अनाज को अपनी इस योजना में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप अपना खुद का अनाज लाइए और फिर जितना चाहे उतना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो इसी कारण से इस पर रोक लगा दी। सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, घर घर राशन योजना पूछेंगे किस राज्य की है तो दिल्ली। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी आपसे पूछा जाएगा। अभी आपको याद होगा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की दिल्ली सरकार ने ही। दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत लॉन्च किया। क्या नाम है उसका, इरादा कर लिया है हमने। उसके अलावा भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा, किशनगंज दिल्ली में। और देश का पहला स्मोक टावर कहां पे लगा, दिल्ली में। और दिल्ली पुलिस ने अभी उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा दिल्ली में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था। और दूसरे खेलो मास्टर गेम 2022 ये हुए नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी विश्व मेट्रोलॉजी डे, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया, 20 मई को। हर साल 20 मई को ही मनाते हैं ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। और 20 मई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 20 मई 1875 को पेरिस फ्रांस में 17 देशों के द्वारा मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और मीटर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या रहा, माप की विश्वव्यापी एकरूपता। मतलब जो मेजरमेंट है वो हर जगह समान रहे। जैसे कि आपको 1 किलो दूध हमारे यहाँ पे जितना क्वांटिटी में मिलेगा, उतना ही 1 किलो दूध आपको अमेरिका में भी मिलेगा। मतलब क्वांटिटी समान है। जितना 1 मीटर इधर होता है, आपको पश्चिमी देशों में भी 1 मीटर उतना ही मिलेगा, न कम न ज्यादा। माप की विश्वव्यापी एकरूपता। थीम क्या है, मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया, तो आंसर होगा 21 मई को। तो आपको याद होगा 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते समय लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए 21 मई को यह दिन मनाया जाता है। वैसे 21 मई को इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये 2019 से पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था। और आपको याद होगा पानी के बाद जो चाय है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय है। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस ये मई के किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर होगा मई के तीसरे शुक्रवार को। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, हर साल याद रखना मई के तीसरे शुक्रवार को इसे मनाते हो आप। तो इस साल ये हमने 20 मई को मनाया। उद्देश्य क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उनके रक्षा के लिए कदम उठाना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 मई को। तो जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अच्छा बताओ, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे पाई जाती है, अमेजन के वर्षा वनों में, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और भारत में विश्व की कुल कितनी जैव विविधता पाई जाती है, तो 8% है। और बताओ, नगोया प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है, जैव विविधता से संबंधित है ये नगोया प्रोटोकॉल। और अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहां पे बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी के भूलाह घाटी में।
याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेट, आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल। सभी को कछुओं से प्यार करने और बचाने के लिए कहा जाए। अच्छा मुझे बताओ, अभी किस भारतीय ने कछुआ संरक्षण में बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा शैलेंद्र सिंह ने। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 मई को। तो थायराइड रोग, उनके लक्षणों और उसके रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 मई को ये वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। थीम क्या है? यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है। थायराइड याद रखना, थायराइड ग्लैंड ये आपके गले में होती है, एच आकार की होती है ये, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न साइंस में अक्सर पूछा जाता है। गोइटर होता है, घेंगा जिसको कहते हैं। याद रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को साल 2022 का प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह ये एक पारिस्थितिकी विज्ञानी है यानी कि इकोलॉजिस्ट हैं, और हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड को हम्बोल्ट प्राइज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पुरस्कार है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन जर्मनी के द्वारा जर्मनी से बाहर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, और इस बार मिला है ये प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलती है? तो 60,000 यूरो लगभग होता है ये इंडियन रुपी में, 49 लाख। और अगर बात करें 2021 में ये अवार्ड किसको मिला था? तो कौशिक बसु को मिला था, और 2022 में इंद्रजीत सिंह को। चलो बताओ, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का किसे मिला? बीवी दोषी को। व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला? चारुदत्त मिश्रा को। और अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 मिला डॉक्टर भूषण कुमार को। नाम सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किसने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सुभाष ओला। तो सुभाष ओला ये राजस्थान के एक इनोवेटर है जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी बॉयलरों में एनर्जी को बचाने की तकनीक। कैसे? भाप को फिर से रिसाइकल करके, यानी कि रिसाइकलिंग स्टीम की मदद से, जिसके लिए उन्होंने अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता। और उनके एंटरप्राइज यानी कि उद्यम है, उसका नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अच्छा, स्टार्टअप से आपको फटाक से याद आ गया होगा नेशनल स्टार्टअप डे, ये हम 16 जनवरी को मना रहे हैं। और कौन सा स्टार्टअप सोवा यूनिकॉर्न बन गया है? नियो बैंक ओपन। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 20वें स्थान पे रहा था, टॉप पे उसमें यूएस था। और आपको याद होगा अभी यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला? किशोर कुमार दास को। और बताओ ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला 2021 का? फाल्गुनी नायर को। सरस्वती सम्मान 2021 जीता है रामदरस मिश्रा ने, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बढ़ते आगे। चलिए बताइए मई 2022 में किसने भारत की 1 मिलियन सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी WHO ने भारत की 1 मिलियन सभी महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। उन्हें वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। बढ़ते आगे। अब बताओ मई 2022 में किसे इयाल अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा AK वेंकट चलपति। तो इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं AR वेंकट चलपति, जिनको 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे कहते हैं इयाल अवार्ड के लिए चुना गया। ये जो इयाल अवार्ड है ये एक लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो सालाना किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब हर साल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या उसके अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो इस बार ये मिला AR वेंकट चलपति को। आप जानते हो व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये मिला चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। गोल्डन पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया बबीता सिंह को। और व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 जीता डॉक्टर भूषण कुमार ने। याद रखना ये सब बढ़ते आगे। अच्छा बताओ किसे 2021 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा भक्त वत्सलम को। तो अभी संगीत अकादमी ने 3 सालों के लिए यानी कि 2020, 2021 और 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 2020 का ये पुरस्कार मिला प्रसिद्ध गायक नेवेली आर संथान गोपालन को। 2021 का किसे मिला? मृदंगम वादक भक्त वत्सलम को। और 2022 के लिए 2 जनों को चुना गया। एक वायलिन वादक हैं JJR कृष्णन और दूसरे हैं JJR विजयलक्ष्मी। तो ये जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, 3 सालों के मैंने आपको बताए। और अगर आपसे पूछे ना कि अभी 31वां GD बिड़ला पुरस्कार किसे मिला? नारायण प्रधान को। और 31वां अभी सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे दिया गया? रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात कर लें तो 56वां 56 नंबर का मिला नीलमणि फूकन को और 57वां मिला दामोदर माउजो को। ये नाम भी न्यूज में है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण अभी किया गया। नाम क्या दिया इसको? कलाम 100। तो नागपुर का एक स्टार्टअप है स्काई रूट जिसने भारत का पहला निजी रॉकेट तैयार किया है जिसका नाम है विक्रम, और इसका तीसरा चरण का भी सफल परीक्षण किया गया। तो इसने इसका नाम क्या रखा? कलाम 100। तो कंपनी का नाम तो स्काई रूट है और इसी ने अभी भारत का पहला निजी रॉकेट बनाया है जिसका नाम है विक्रम। और भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जो जनक हैं विक्रम साराभाई, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है विक्रम। और अभी इसके तीसरे चरण का सफल परीक्षण इन्होंने किया जिसका नाम रखा है कलाम 100। अब्दुल कलाम जी के नाम पे आप कह सकते हो, कलाम 100 इसका नाम रखा। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। चंद्रयान 2 याद है आपको? उसमें एक लैंडर था और एक रोवर था, तो उनके नाम क्या क्या थे ये आपको बताने। और अगर डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो आपने देखा होगा तो सेम क्वेश्चन मैंने वहां पे पूछा भी था और उसका आंसर आपको बताया भी था। अब आप लोग बताओ, इससे पता लगेगा कि कितना ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। अच्छा, इसरो ने अभी 2022 का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम है EOS-04 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04, जिसे लॉन्च किया था किस रॉकेट से? PSLV-C52 से 52। बढ़ते आगे। अच्छा, अभी मई 2022 में नेट जियो ने कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। तो अभी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। और वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। अच्छा, आप तो ये बताओ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। और इस बार मैं उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर देकर के आंसर पूछूंगा। मृत्युंजय महापात्रा को क्या कहा जाता है ये आप बताइए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बेल्जियम। तो अभी बेल्जियम में मंकी पॉक्स बीमारी के 4 मामले सामने आने के बाद बेल्जियम मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। और बताओ, अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा वो खाड़ी देश बन गया है जहां पे मंकी पॉक्स का पहला मामला आया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। ये मंकी पॉक्स ये चेचक की फैमिली में से एक बीमारी है। इसके लक्षणों में एक अलग से उबड़ के दाने निकल के आते हैं, बुखार हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द वगैरह होता है। वैसे तो ये चेचक से कम घातक है, मृत्यु दर भी इसमें 4% से कम है। अच्छा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने।
देखो, बेल्जियम की बात है तो कैपिटल ब्रुसेल है, नाटो का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन का भी है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर दी क्रॉस। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई है? तो आंसर होगा रिदम ममानिया। ये महाराष्ट्र की 10 साल की बच्ची है रिदम ममानिया, और अभी ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। बेस कैंप की ऊंचाई कितनी है? 5364 मीटर। अच्छा, आपको याद होगा अभी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह किसने किया था? कामेरीता शेरवा ने 26वीं बार किया था। और महिलाओं में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बार 10वीं बार किया था लखपा शेरपा ने। और सबसे पहले कौन चढ़े थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी चढ़े थे उनके शेरपा तेंजिंग नॉर्गे के साथ। और अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन बनी थी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। और अब आप बताओ, पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन बनी थी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली? और अगर आपसे पूछे कि भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूं, याद रखते जाना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप बनाने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। हाइपरलूप क्या है? तो इसमें क्या होता है, परिवहन में एक ट्यूब का इस्तेमाल होता है। इसमें मतलब हवा नहीं होती, ये वैक्यूम होता है, ताकि उस ट्यूब में जब गाड़ी चले, जिसे आप पॉड्स कहते हो, तो घर्षण यानी कि फ्रिक्शन न हो। और ये जो पॉड्स हैं, ये जो गाड़ी है, उस ट्यूब के अंदर मैगलेव तकनीक की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे कि हवा में तैर रहे हों। और इसका फायदा क्या होगा? इसकी जो स्पीड होगी एरोप्लेन के बराबर होगी, उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब प्रदूषण नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी कम बिजली ये खाएगा। ये इसके फायदे होंगे। तो याद रखना, भारतीय रेलवे किस आईआईटी की सहायता से बनाएगा? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अभी अमेरिका की कंपनी है रेड क्लिफ लाइफ टेक, जिसने देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी पहली कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक ड्रोन सेवा को शुरू किया है। और कंपनी ने उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में अपना कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर खोला है। अच्छा, मुझे बताओ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? आंसर होगा 100। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव ये कहाँ पे शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था नई दिल्ली में। उसके अलावा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? इजराइल। और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था। और बताओ, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। याद रखना ये सारे पॉइंट। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो आंसर होगा विपिन सांघी। तो जस्टिस विपिन सांघी, जो अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं, वो अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में फिलहाल जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। तो अब जस्टिस विपिन सांघी ये उत्तराखंड के 12वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे। अभी आपको याद होगा, अभी फरवरी की बात है, मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे मुनीश्वर नाथ भंडारी। सीबीएसई की नए अध्यक्ष बनी थी कौन? निधि छिब्बर। और नए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए 25वें नंबर के, क्या नाम है? राजीव कुमार है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, इन्फोसिस के एमडी सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? सलिल एस पारिक को। तो अभी तक इन्फोसिस के यही एमडी सीईओ थे, लेकिन अभी 5 सालों के लिए फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया। सलिल एस पारिक इनका नाम है। इन्फोसिस स्थापना होती है 2 जुलाई 1981 1981 को, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसके संस्थापक थे एनआर नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकणी। आपको याद होगा भी 2022 और 23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया संजीव बजाज को। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड के सीएमडी है। और अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? अनंत नागेश्वरन बने। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? एंथनी अल्बनीज।
तो अभी ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए थे और अभी तक ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री रहे स्कॉट मॉरिसन, वो हार गए हैं। नए प्रधानमंत्री का नाम याद रखना एंथनी अल्बनीज है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स घास के मैदान। और ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी भी न्यूज में थे, शेन वॉन और एंड्रयू साइमन, जिनका भी निधन हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की एक टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। चलो बताओ, फ्रांस की भी दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बॉर्न। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, उनका नाम है। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। और हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने थे? विक्टर ओरबान। याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई है? तो आंसर होगा नीलोफर खान। तो अभी नीलोफर खान, इनको कश्मीर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनाया गया है। किनका स्थान लेंगी ये? प्रोफेसर तलत अहमद का। अच्छा, ऐसे ही आपको कर्नम मल्लेश्वरी का नाम याद होगा। अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर ये बनी। उसी के साथ इनका नाम आपको इसलिए भी याद होगा क्योंकि ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। वेटलिफ्टर हैं ये, और जो सन 2000 में सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रोंज जीता था इन्होंने। अच्छा, मैंने क्या कहा? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। लेकिन अगर प्रश्न आए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, तो आंसर होगा केडी जाधव। ये पहलवान थे और कुश्ती में 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता था। अभी आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवीपुरी बुच। अगर आपसे पूछा जाए कि डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो आंसर होगा अंशुला राव। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो दूसरा संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ पहले तो ये बताओ? कर्नाटक में, जिसका शुभंकर है वीरा। जिसमें टॉप यूनिवर्सिटी रही है कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी, जिसने 20 तो गोल्ड जीते, 7 सिल्वर और 5 ब्रोंज। सेकंड पे रही थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे एक स्विमर हैं शिव श्रीधर, इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, 11 गोल्ड जीते इन्होंने। और यूनिवर्सिटी से ही आपको याद आएगा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम अभी बदल दिया गया माँ शाकंबरी के नाम पे। और लद्दाख में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम एक नदी के नाम पे रखा गया। कौन सी नदी? सिंधु नदी के नाम पे। तो यूनिवर्सिटी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी कौन दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर होगा इसका तो विनय कुमार सक्सेना। आपने पढ़ा था अभी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। वे कौन से नंबर के बने? तो 22 नंबर के बने, ये भी याद रखना, 22 नंबर के। ये वैसे वर्तमान में खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना, लेकिन अब ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बन गए। इतने लाइन आपको याद रखनी है। अच्छा, विनय से आपको याद आएगा विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने। अभी राजीव कुमार कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे 25वें नंबर के। और विनय मोहन क्वात्रा, तो ये देखो, विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने थे। तो विनय नाम से 3 व्यक्तित्व, 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार त्रिपाठी और विनय मोहन क्वात्रा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, जानबूझ करके ये मिलते जुलते नाम मैं आपके ऑप्शन में रखता हूँ। और जब आप क्विज लगाओगे आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में जा करके, चाहे डेली वाली, मंथली वाली या फिर वीकली वाली, या टॉपिक वाइज जो क्विज बनती है वहां जा करके लगाओगे, तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन आपको वहां पे मिलेंगे। तो आप कंफ्यूज होगे और मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ। कंफ्यूज होगे तभी तो एग्जाम टाइम में आपका कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुके हो। तो आपको याद रहेगा, हाँ इसका आंसर ये वाला है। तो वीडियो देखने के साथ साथ क्विज जरूर लगाया कीजिए। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये बिल्कुल आप उसी तरह से समझें जैसे कि आप फिटनेस चाहते हैं,
बॉडी वगैरह बनाना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब खोल करके आप दूसरा दौड़ रहा है, दूसरा मेहनत कर रहा है, उसकी वीडियो को देख करके आप सोचे कि मेरे भी एब्स बन जाए, मेरे भी शोल्डर बन जाए, मैं भी फिट हो जाऊं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसी से रिलेट करके आप पढ़ाई को भी लें। केवल मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, उसको देख करके उसको सुनने से ही मात्र काम नहीं चलेगा। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रैक्टिस हमारे हाथ पैर की नहीं हो रही है, हमारे दिमाग की हो रही है। आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को भूलने नहीं देना है, बार बार उसको रिपीट करना है, बार बार टेस्ट लगाते रहो। भाई क्विज क्यों बना रहे हैं? क्विज इसीलिए बना रहे हैं, बार बार करते रहोगे, हर 10-5 दिन में वो क्विज लगाते रहो। आपको दिमाग को वो चीजें भूलने नहीं देना है। मेरी ये बात ध्यान रख लो बस। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। तो WHO के अभी प्रमुख यही है, टेड्रोस अधानोम, और अभी एक बार फिर से उन्हें 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। और वे इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी तो है ही सही, और एकमात्र महानिदेशक हैं जो चिकित्सक के रूप में योग्य नहीं है। अच्छा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अभी कौन बने और इस पद पर आने वाले वो पहले अफ्रीकी भी हैं? उनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। और पहले अफ्रीकी से आपको याद आएगा, अभी प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी भी बने थे। कौन? फ्रांसिस कैरे। बाकी नाटो के अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 को जीता है विल्फ्रेड बुटसर्ट ने, और इस पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, मई 2022 में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विवेक कुमार को। तो विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। ये संजीव कुमार सिंगला का स्थान लेंगे, जो अब इजराइल में भारत के राजदूत बनेंगे। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने थे कौन? तरुण कपूर। और सहकारिता मंत्रालय में सचिव बने अभी ज्ञानेश कुमार। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25वें नंबर के बन गए कौन? राजीव कुमार। तो ये नाम भी ध्यान रखना, न्यूज में है ये सारे के सारे। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में किसने UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता? तो आंसर होगा आइनट्रास्ट फ्रैंकफर्ट ने। तो जर्मन फुटबॉल क्लब है ये, जिसका नाम है आइनट्रास्ट फ्रैंकफर्ट, जिसने 42 साल में अपनी पहली यूरोपीय ट्रॉफी जीती है। किसे हरा करके? रेंजर्स टीम को हरा करके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी थॉमस कप किसने जीता था? और उससे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, एक तो थॉमस कप हो गया और एक उबेर कप हो गया। इसका संबंध किस खेल से, पहले ये तो पता लगे। उसके बाद ये बताना थॉमस कप को किसने जीता, किसे हरा के, और उबेर कप को किसने जीता, किसे हरा के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर दो। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी किस भारतीय ने 2022 में दूसरी बार मैग्नस कार्लसन को हरा दिया? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। आपको याद होगा, हमने कुछ महीने पहले ही पढ़ा था कि भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंदन। इन्होंने विश्व के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया था, और इस तरह से वो उन्हें हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए थे। पर अभी इसी साल ही दूसरी बार आर प्रज्ञानंदन ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। आर प्रज्ञानंदन ये तमिलनाडु से हैं, इनकी उम्र है मात्र 16 साल। और मैग्नस कार्लसन कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो ये बताओ, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? और चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है फिडे, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। फॉर्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, रेड बुल से हैं, आपको बताइए, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और अभी इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। याद रखना इनका नाम। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में किसने प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी। तो अभी इंग्लिश फुटबॉल क्लब है ये मैनचेस्टर सिटी, जिसने एस्टन विला को हरा करके प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, और 5 सीजन में ये उनकी चौथी जीत है। चलो आप बताओ, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मैं आपको बता देता हूँ, गियानी इन्फेनिटो। आप बताओ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अच्छा बताइए, मई 2022 में 12वीं राष्ट्र सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा। अच्छा, पहले तो प्रश्न ये आएगा ना, ये हुई कहाँ पे थी? ये इम्फाल मणिपुर में हुई थी, और ये 12वां संस्करण था। हरियाणा ने जीता है झारखंड को हरा के। और इसी तरह से आपने पढ़ा होगा,
अभी 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, उसको उड़ीसा ने जीता है कर्नाटक को हरा के। और अभी 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जो कि टर्की के इस्तांबुल में हुई, उसमें गोल्ड किसने जीता था? निखत जरीन ने। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये गोल्ड जीतने वाली 5वें नंबर की भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। निखत जरीन इनका नाम है। नाम को आपको जरूर याद रखना है, प्रश्न उठ के आ सकता है। निखत जरीन का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है, बॉक्सिंग से है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी आईपीएल 2022 में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? आंसर होगा शिखर धवन। तो पंजाब किंग्स के बल्लेबाज है शिखर धवन, जो अभी आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको याद है अभी आईपीएल कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर आपने देखा होगा और ये तो सबको पता भी होगा, चाहे देखा हो ना देखा हो, कि अभी 2022 का ये जो आईपीएल सीजन है इसको किसने जीत लिया। वैसे हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आईपीएल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे एक साथ मैं आपको वहां पे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आईपीएल का ये वाला सीजन किसने जीता, किसे हरा करके जीता, उस टीम का कप्तान कौन है, और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ये किसे मिली है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर होगा 54वें स्थान पे, 54 नंबर। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और भारत इसमें 117 देशों में से 54वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इसमें 46 नंबर पे था, लेकिन इस बार 8 स्थान नीचे आ गया 54 नंबर पे। हालांकि साउथ एशिया में भारत पहले स्थान पे बना हुआ है। अच्छा, इस लिस्ट में टॉप पर कौन सा देश है? जापान है, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे स्पेन है। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में देशों ने पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या काम किए उसके आधार पर उनको रैंक दी गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप जानते हो स्थापना होती है 1971 में, हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। बढ़ते आगे। चलो बताओ, मई 2022 में जारी टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की 2022 की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3 को, जिसमें से एक है सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी, एक बिजनेस टाइकून है गौतम अडानी, और एक प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता है खुर्रम परवेज। तो अब इन 3 भारतीयों को टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया। याद रखना, इस सूची को 6 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो गौतम अडानी को टाइटन्स श्रेणी में जगह मिली है और करुणा नंदी और खुर्रम परवेज को लीडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। आपको याद होगा टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एलन मस्क को, और टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिका की जिम्नास्टिक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि टाइम्स मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता था? गीतांजलि राव ने। भारतीय मूल के अमेरिकी युवा वैज्ञानिक है ये। अच्छा, गीतांजलि ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। एक तो आपको इससे याद आता होगा, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, कई बार हम रिपीट करते हैं, कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, गीतांजलि के लिए। वो याद आता होगा। और मैं आप ही से जानना चाहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, अभी गीतांजलि से आपको एक और नाम याद आएगा। वो नाम क्या है और किस लिए वो चर्चा में है? और याद रखना, वो नाम आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अब आप लोग बताओ, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। और जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, तो मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट को पता लग गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। एक्चुअली में कमेंट बॉक्स में नॉलेज का खजाना आपको मिलेगा। अगर आपका उस तरह का व्यक्तित्व है कि जहां से भी नॉलेज मिले उठा लो, तो आपको खजाना मिलेगा कमेंट बॉक्स में। एक बार जाकर के जरूर देखें। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 इसको जारी किया वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। तो भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न हवाई सेवाओं की युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा है। पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना है, दूसरे पे रशिया की है और तीसरे पे है भारत। और बाकी आप जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी देख रहे हो, चाइना वगैरह, ये सब हमारे नीचे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है।
नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। और अभी आर्मी चीफ नए बन गए मनोज पांडे, 29 नंबर के हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है मई 2022 में किस शहर ने आग बुझाने के लिए 2 रोबोट को अपनी टीम में शामिल किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने शहर में आग बुझाने के लिए 2 रोबोटों को अपनी टीम में शामिल किया है, जो सक्रिय गलियों, गोदामों, बेसमेंट, सीढ़ियों और जंगलों में आग बुझाने और तेल और रासायनिक टैंकरों और कारखानों जैसी जगहों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। ये रोबोट 2400 लीटर पर मिनट की दर से पानी को हाई प्रेशर के साथ छोड़ने में सक्षम है। यह रोबोट हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रियाई कंपनी से लिया। एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है, वहाँ से लिए। इनमें सेंसर लगे होंगे, कैमरे वगैरह लगे होंगे। सेंसर की मदद से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कहाँ पे कितनी आग है, कितना पानी छोड़ना है, और कैमरे से जो बाहर बैठे लोग होंगे वो देख पाएंगे अंदर की स्थिति क्या है। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे कहते हैं आर्ट पार्क, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और आपको याद होगा गूगल की एक पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, जिसने किस नाम से एक नई रोबोटिक कंपनी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंट्रिंसिक। और ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्रियल रोबोट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी। और बताओ किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार यानी कि इनोवेशन हब का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा चाइना। अच्छा, नासा जो है ये 2023 में चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा, जिसका नाम क्या है? वाइपर। वाइपर मतलब वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। एक और प्रश्न का उत्तर दे दो कि इसरो ने गगनयान मिशन से पहले एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने के लिए बनाया था। क्या नाम है उसका? हाफ ह्यूमनॉइड मतलब वो आधा मानव की तरह दिखता है, मतलब आधा शरीर है उसका, कमर के ऊपर ऊपर का। तो उसका नाम है व्योमित्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया रिलेटेड टू रोबोट, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत के किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? तो आंसर होगा गुजरात। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ये भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। कहाँ पे? गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ताकि देश की ढांचागत और सतत विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। गिफ्ट सिटी में गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना होती है 2015 में। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और इसमें कौन कौन मेंबर थे जो आपके ब्रिक्स के मेंबर हैं, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पर आपको शायद याद होगा अभी इसमें 4 देश और शामिल हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। कौन कौन से वो 4 देश? बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र। और सबसे नवीनतम पूछोगे तो आंसर होगा मिस्र। इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायजो। अब एक प्रश्न आपके माइंड में आएगा कि ब्रिक्स की इस साल अध्यक्षता किसके पास है 2022 में? तो आपको याद करना होगा 2021 में किसके पास थी? इंडिया के पास थी। कौन सा नंबर की? 13वें नंबर की। और हमने आपको बताया था कि इसमें हर साल जो अध्यक्षता है ये इसके अल्फाबेट में आगे बढ़ते जाओ उसी हिसाब से मिलती जाती है। जैसे कि पहले इंडिया के पास थी, इस बार चाइना के पास है, अगली बार साउथ अफ्रीका के पास होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मैंने आपको बता दिया ना कि सबसे नवीनतम देश कौन सा है? तो मिस्र है, इजिप्ट है। मिस्र इजिप्ट को ही बोलते हैं। अच्छा मुझे तो ये बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना था? 190वां है एंडोरा। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का था साउथ सुडान, 193rd नंबर का। बढ़ते आगे। चलो बताओ, मई 2022 में भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट एक्सरसाइज शुरू हुआ? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में होता है ये कॉर्पेट एक्सरसाइज। कॉर्पेट का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, यानी कि समन्वित गश्ती, मतलब मिलकर के निगरानी रखना। यह भी 22 और 23 मई को हुआ था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। इसका ये चौथा संस्करण था। आखिरी बार ये 2020 में हुआ था। और इसमें भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोतों ने हिस्सा लिया। एक का नाम था INS कोरा और दूसरा है INS सुमेधा। तो याद रखना बांग्लादेश इसका आंसर होगा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा दावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहले इसकी बात करते हैं। स्थापना होती है 1971 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी बैठक का आयोजन ये कहाँ पे होता है? दावोस, स्विट्जरलैंड में।
और इस बैठक में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। इस बार ये इसकी 75वीं बैठक है जिसकी थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने ये संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पे संभव का क्या मतलब हो गया? सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। और इसका उद्देश्य क्या है? जनता की समस्याओं का निवारण करना, उनकी शिकायतों पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना, और इतना ही नहीं, इस पोर्टल पर सार्वजनिक कार्यक्रम और योजना से संबंधित चीजों की भी निगरानी की जाएगी। अच्छा, इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए जन निगरानी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? तो जम्मू कश्मीर ने, जिसका उद्देश्य था लोगों की विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। एक लोक मलिनी योजना भी आपको याद रखना है, पंजाब सरकार की है ये। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा इसमें और उनका समाधान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। बताओ 21 जून 2022 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है? तो आंसर होगा मैसूर, कर्नाटक में। तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये इसका 8वां संस्करण है जिसका आयोजन कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। अच्छा, योग से आपको एक पॉइंट याद दिलाता हूं, अभी जनवरी 2022 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। तो बताओ उन्होंने कहां पर योग अकादमी की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा हैदराबाद में, जिसका नाम था हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी। और आयुष मंत्री ने अभी वाई ब्रेक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था पिछले साल। यहाँ पे वाई का मतलब हो गया योग। और बताओ भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लॉस एंजलिस, यूएस में, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछली बार जो आया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो कितना था? 81.97 बिलियन डॉलर। और इस बार कितना है? 83.57 बिलियन डॉलर। और सबसे ज्यादा एफडीआई आया है सिंगापुर से, उसके बाद यूएस और फिर उसके बाद मॉरिशस से। अच्छा, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया, ऐसे पूछेंगे तो फिर आंसर होगा कर्नाटक। और किस फील्ड में सबसे ज्यादा आया? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में। ये कुछ फैक्ट्स यहां से आपको याद रखने हैं। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी। करेंसी होती है सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं और एक बोल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में कहां पे शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण अभी शुरू हुआ। और ये महोत्सव शिरुई लिली फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। ये जो त्योहार है मुख्य रूप से अप्रैल और मई के आसपास आयोजित होता है, क्योंकि ये शिरुई लिली के खिलने का मौसम होता है। और याद रखना, ये जो फूल है ये केवल मणिपुर के उखरूल जिले में पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं उगाया जा सकता। ये मणिपुर का राजकीय पुष्प भी है, शिरुई लिली इसका नाम है। बढ़ते हैं आगे। बताइए, मई 2022 में भारत और किस देश के बीच में बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ? तो बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में ये एक नौसैनिक अभ्यास है, नाम है बोंगो सागर। और ये इस साल इसका तीसरा संस्करण है। एक्चुअली में 2 चरणों में ये होता है। पहला चरण इसका 24 और 25 मई को हुआ था पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में, जिसे कहा गया हार्बर चरण। और जो इसका दूसरा चरण है उसे कहा गया समुद्री चरण। ये 26 और 27 मई को हुआ बंगाल की खाड़ी में। और इसमें भी भारतीय सेना के 2 जहाज पार्टिसिपेट किए। एक तो है आईएनएस कोरा और एक है आईएनएस सुमेधा। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, हमने कॉर्पेट नाम का एक्सरसाइज किया था बांग्लादेश के साथ, वहां पे भी यही जहाज थे, याद होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ परियोजना को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा गुजरात।
तो अभी गुजरात की सरकार ने आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद एक महत्वाकांक्षी नदी जोड़ परियोजना को रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे विस्थापित हो सकते हैं। तो यह है पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना। देखो, नदी जोड़ परियोजना का लक्ष्य क्या होता है, जिस नदी में बाढ़ की स्थिति रहती है वहां से जल को हम लेकर के जाएंगे उस नदी में जहां पे जल की कमी है। इस तरह से दोनों को हम जोड़ देंगे, यही कहलाती है नदी जोड़ परियोजना। नदियों को जोड़ दो। आपको एक नदी जोड़ परियोजना याद होगी, काफी फेमस है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। अभी केंद्र सरकार ने, केंद्र मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी भी दे दी है। यहाँ पे पानी केन से बेतवा में जाएगा। इसके अनुमानित लागत कितनी है? 44,605 करोड़ रुपए। 8 साल में ये बन करके तैयार हो जाएगी। इसके बीच में एक नेशनल पार्क भी आता है, वो भी याद रखना, पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना नेशनल पार्क। और बेतला नदी पे बुंदेलखंड में एक परियोजना भी है, कौन सी? माता टिला परियोजना। इस लिंक परियोजना की पूरी लंबाई कितनी है? 221 किलोमीटर है। तो इससे भी संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको एक साथ बताए। चलो मुझे बताओ, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। और अमृत से याद आएगा आपको अमृत महोत्सव, काफी बार सुनते होंगे। क्या ये आजादी की भैया 75वीं वर्षगांठ को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये लीजिए, यहीं पे आपका ये वीडियो खत्म होता है। इसमें कौन कौन से दिन हमने कवर कर लिए मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। 22, 23, 24, 25 और 26 मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर हो चुके हैं। और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगता है, अब तो आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा, आवाज ही बैठ गई है बोल बोल के, तो मेहनत अच्छी लगती है। अगर लगता है कि हाँ वाकई मेहनत की जा रही है, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। बस आपको वीडियो को लाइक करने को और शेयर करने को ही बोलते हैं, जो कि आपके हाथ में है, इजीली आप कर सकते हैं। अगर वीडियो से हेल्प मिली है तो ज़रूर करना। और क्विज बना के अपलोड कर दी गई है, प्रैक्टिस अपनी ज़रूर करना। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।